जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं बीपीएससी उत्कर्ष पर। दोस्तों आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं आपके सामने वो है पंचायती राज। ये वही टॉपिक है दोस्तों जो हम देखते हैं महात्मा गांधी की कल्पना में राम राज्य के रूप में, और वही हमने देखा पंचायती राज के रूप में। दोस्तों ये वही टॉपिक है जो बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का शासन में सहभागिता होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। ये बात करता है शासन के विकेंद्रीकरण की, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की। ये वही बात है जो जॉन रस्किन ने कही थी अनटू द लास्ट में, अंतिम व्यक्ति तक। या अगर बात करें गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत में कि सभी व्यक्तियों के उदय की बात को लेकर, या अगर बात करें विनोबा भावे साहब की, तो उन्होंने कहा था अंत्योदय यानी कि अंतिम व्यक्ति का भी उदय। मतलब सबका एक ही है दोस्तों, और वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की शासन में सहभागिता होनी चाहिए। इसी चीज को आप लोग देखते हैं सहभागी लोकतंत्र के रूप में या फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के रूप में। तो इसी चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं, और लगातार आप इस टॉपिक को, आपने जब संविधान पढ़ा होगा तो आपने लगातार उन चीजों को देखा होगा। आपने अनुसूची नंबर 11 पढ़ी है, वहां पर भी आपने देखा है पंचायती राज को। अगर हम बात करें दोस्तों तो आपने भाग 9 देखा है। भाग 9 के बाद आप लोगों ने संविधान का आर्टिकल 40 देखा है जो दिया हुआ है डीपीएसपी में, जो जिसका शीर्षक है पंचायती राज का गठन। और अगर बात करें दोस्तों भाग 9 की, तो भाग 9 जिसका विस्तार है आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। तो आज हमारा जो उद्देश्य है दोस्तों वो इस बात को देखना है कि वे कौन कौन सी समितियां थी या वे कौन कौन सी कमिटीज थी जो आपको पंचायती राज को लेकर देखने को मिली, या वे कौन कौन सी समितियां हैं जिन्होंने रिकमेंड किया पंचायती राज को लेकर। और इन समितियों से काफी बार आपके पेपर्स में प्रश्न आते हैं, चाहे वे पेपर आपका प्रीलिम्स का हो, चाहे वो पेपर आपका मेंस का हो। तो आज हम लोग उन समितियों की बात करने वाले हैं, उन कमिटीज की बात करने वाले हैं, और उन कमिटीज ने, उन समितियों ने या उन कमिटीज ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया या क्या क्या सिफारिशें करी, आज हम उस पर विचार करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपका 10 से 15 मिनट का होने वाला है, और इस टॉपिक से आपको देखने को लगातार सवाल मिलते हैं दोस्तों। हर बार 4 से 5, मैं कह रहा हूं 4 से 5 सवाल। अगर पॉलिटी के 15 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से 4 सवाल दोस्तों पंचायती राज में आ रहे हैं, और 1-2 सवाल आपका समितियों से आ ही जाता है कि ये निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा थी या सिफारिश थी दोस्तों। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए। कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, इस पर आते भी हैं। मैं पीवाईक्यू करवा भी रहा हूं आप लोगों को, और आप देख रहे हैं कि इसका काफी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है आप लोगों के पेपर्स में। मैं कह रहा हूं फिर से, न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी। अब इस टॉपिक को खत्म करने के बाद अंतिम में हम देखेंगे कि किस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। हम सवालों को सॉल्व भी करेंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें कहा गया है कि भाई अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र ना ला पाओ, जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों लोकतंत्र जो था वो शुरुआती दौर में प्रत्यक्ष रूप का था। मतलब लोगों की जो भागीदारी थी वे सीधे तौर पर वे शासन में सहभागिता करते थे। लेकिन चूंकि अब आगे चलकर दोस्तों बड़े बड़े राष्ट्र राज्य आ गए, नेशन स्टेट्स आ गए, तो अब संभव नहीं रहा, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी हो गई, क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो गया। तो अब संभव नहीं रहा कि लोगों को एक साथ बैठाकर उनको शासन में सहभागिता दी जाए या उनको शामिल किया जा सके। ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए क्या लाया गया, इसलिए दोस्तों लाया गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट। अब उसी कॉन्सेप्ट को हमने लगातार नरिश किया, और अंत में हम पहुंच रहे हैं जो आजकल वर्तमान में आप देख रहे हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के रूप में, यानी कि परिचर्चात्मक लोकतंत्र के रूप में। और आप बात करते हैं कहीं ना कहीं सहभागी लोकतंत्र यानी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के रूप में, जो यही बात कहते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। ठीक है, मान लिया, लेकिन आप शासन का विकेंद्रीकरण तो कीजिए, आप शक्तियों को डिसेंट्रलाइज तो कीजिए दोस्तों। तो ये वही पार्ट है जो आपको देखना है, और देखना है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर किन किन समितियों ने इस शासन के विकेंद्रीकरण में, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स में सहभागिता निभाई है, और क्या क्या उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं। तो चलिए दोस्तों, और बाकी जो मैंने नाम कहे हैं, अनटू द लास्ट सेम बात है, सर्वोदय सेम बात है, और अगर हम बात करें अंत्योदय भी सेम बात है। मतलब कहने का यही है कि शासन में अंतिम व्यक्ति की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। शासन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिलना चाहिए, शक्तियों को डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। एम आई क्लियर? तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पंचायती राज की, जिसका शीर्षक मैंने अभी आप लोगों से कहा दोस्तों, इसका शीर्षक आप लोगों का भाग 9, और इसका जो विस्तार है वो दिया हुआ है आपका आर्टिकल नंबर 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ। आगे आने वाली कुछ सीरीज में मैं आप लोगों के लिए इससे संबंधित आर्टिकल्स लेकर आऊंगा। मतलब कौन कौन से आर्टिकल्स क्या क्या प्रावधान करते हैं पंचायती राज को लेकर, इस पर बहुत जल्दी मैं एक नई सीरीज लेकर आऊंगा। नई सीरीज का मतलब यह है कि इसके होने के बाद एक और वीडियो आपको इसका मिलने वाला है, जिसमें आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं पंचायत 243 से लेकर 243 ओ। तो आया कैसे है दोस्तों, तो यहां पर बात करें अगर आने की, तो कुछ समितियां दोस्तों, समितियों की अगर बात करें, सबसे पहली जो समिति का गठन किया गया था वो थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों 1957 यानी कि 1957 में इस समिति का गठन किया गया।
इससे कहीं ना कहीं ये बात पूछी गई कि बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं पंचायती राज की, देखिए ऐसा नहीं है कि पंचायती राज जो है दोस्तों वो आपका 1957 से ही लागू हुआ है। अगर अंग्रेजी काल की बात करें तो अंग्रेजी काल से भी हमारे प्रांतों में पंचायती राज की व्यवस्था थी, क्लियर है, लेकिन वो व्यवस्था निश्चित नहीं थी, वो बहुत अनिश्चित थी, कर देते थे नहीं करते थे, तो इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी जिसको हम निश्चित नहीं कह सकते। लेकिन हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की, तो इन्होंने रिकमेंड किया 1957 जनवरी में एक कमेटी का गठन किया गया बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, और इस समिति ने अपना सिफारिश सौंपा नवंबर 1957 में, और इसने कहा कि भैया 3 स्तर की पंचायत होनी चाहिए। कितने स्तर की पंचायत होनी चाहिए? तो 3 स्तर की पंचायत होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कब आई है बलवंत राय मेहता समिति, तो 1957 में आप इसको लिखेंगे, 1957 में लिखेंगे। और इसने 3 स्तर की पंचायतों की बात करी कि सबसे पहले जो ग्राम स्तर है, यानी कि जो ग्राम लेवल पर जो स्तर होगा, यहां पर ग्राम पंचायत की बात करी है गठन की। इसके बाद जब ऊपर जाएंगे यानी कि ब्लॉक समिति के स्तर पर जाएंगे, या इसी को आप लोग खंड स्तर कहते हैं या ब्लॉक स्तर कहते हैं। जब आप यहां जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर पंचायत समिति देखने को मिलने वाली है। यहां पर पंचायत समिति होनी चाहिए, यहां पर दोस्तों पंचायत समिति होनी चाहिए। और अगर बात करें इसके ऊपर की, तो आगे चलकर आपको जिला परिषद, मतलब जिला के स्तर पर जिला परिषद आपको देखने को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर बलवंत राय मेहता समिति वो समिति जिसने पंचायतों को लेकर 3 स्तरीय पंचायतों के गठन की बात करी कि 3 स्तर पर होनी चाहिए पंचायतें। अगर बात करें ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत होगी, अगर बात करें खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर तो आपकी पंचायत समिति होगी, और अंत में जिला स्तर पर होगी आपकी जिला परिषद। तो कुल मिलाकर 3 स्तर की पंचायतों की बात करी है बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। अब इसी को आधार बनाकर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पूरे देश के राज्यों को प्रेरित करने का प्रयास किया कि आप लोग भी जो हैं, सभी राज्य जो हैं, वे अपने अपने स्तर पर अपने राज्यों में पंचायती राज को लागू करने का प्रयास करें। और ऐसे में दोस्तों सबसे पहला जो राज्य जिसने पंचायती राज संस्थाओं को अपने यहां पर स्थान दिया या लागू किया वो था राजस्थान। राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959, कब दोस्तों? तो राजस्थान ने 2 अक्टूबर, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 टू 2 अक्टूबर 1959 को अपने जिला नागौर में, कहा? अपने नागौर जिले में पंचायत का गठन किया। इसके बाद दोस्तों आप देखिए बीपीएससी है दोस्तों, और बीपीएससी तो कुछ भी कर सकती है। तो बीपीएससी ने यह पूछ लिया कि सेकंड टाइम किसने मतलब लागू किया था। प्रथम तो आपको पता है कि राजस्थान ने लागू किया नागौर में, दूसरी बार किसने लागू किया दोस्तों? तो सेकंड जो लागू करने वाला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। वो कौन सा था दोस्तों? तो वो था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने लागू किया दोस्तों 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में। कहा दोस्तों? तो महबूब नगर में इसको लागू किया गया। महबूब नगर है ना, तो नगर के आगे महबूब है और महबूब के आगे नगर है, दोनों चीजों को साथ मिलाकर पढ़ना आप लोगों को। तो महबूब नगर में इसको लागू किया गया। तो दोस्तों ये देखा गया कि जो हम देख रहे हैं बलवंत राय मेहता साहब ने सिफारिश करी 3 स्तर की पंचायत बनाने की, और दोस्तों 96% एरिया, देखते ही देखते भारत के ग्रामीण क्षेत्र का 96% एरिया जो था वो पंचायती राज के अधीन आ चुका था। लेकिन दोस्तों इसमें सडन डिक्लाइन देखने को मिला, इसमें गिरावट देखने को मिली। अब इसकी जांच करने के लिए पुनः एक समिति का गठन किया गया, और समिति का नाम था सादिक अली समिति। कौन सी दोस्तों? तो इस समिति का नाम था सादिक अली समिति। अब यहां शायद से मेंशन नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, बलवंत राय मेहता समिति के बाद में डालेंगे सादिक अली समिति। सादिक अली समिति का दोस्तों गठन किया गया ये देखने के लिए कि भाई गिरावट आ क्यों रही है। ये जो पंचायत इतनी धूमधाम से चल रही थी, जिसने 96% एरिया देश का कवर कर लिया था, इसमें अचानक से गिरावट क्यों आई दोस्तों? तो सादिक अली साहब ने इसकी जांच करी और बताया सबसे पहली बात तो जन भागीदारी की कमी है, मतलब लोग इसमें भागीदारी कर ही नहीं रहे हैं। और जन भागीदारी का ना होने का जो कारण है वो क्या है? जन भागीदारी, जो पार्टिसिपेशन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, मैं अभी आपसे बात कर रहा था पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की, सहभागी लोकतंत्र की, जहां लोगों का सहभागी होना जरूरी है लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए, मैं उसकी बात कर रहा था। तो सादिक अली साहब ने कहा कि साहब जन भागीदारी की कमी है बहुत ज्यादा, और कारण क्या है? तो दोस्तों कारण वही है, सबसे पहला जो कारण वो है गरीबी यानी कि पुअर्टी, दूसरा है जानकारी का अभाव, मतलब जानकारियों का काफी अभाव है जो कि आज भी आपको काफी देखने को मिलता है, और तीसरा है दोस्तों जो आपको लगता ही है कि समाज की सबसे बड़ी जो समस्या है, या कह सकते हैं सबसे बड़ी समस्याओं में एक समस्या, सबसे बड़ी तो क्या, लेकिन सबसे बड़ी समस्याओं में एक समस्या जातिवाद यानी कि कास्टिज्म। इन 3 कारणों से कहीं ना कहीं पंचायती राज के सामने समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब दोस्तों इन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा
कुछ समितियों का गठन किया गया, जैसे 1977 में, आगे चलकर ये बनी थी 1964 में, 1964 में दोस्तों। इसके बाद बनी है 1977 में अशोक मेहता समिति। कौन सी है दोस्तों? तो इसके बाद आई आपकी अशोक मेहता समिति, ये आई थी 1977 में। दोस्तों जो अशोक मेहता समिति है, इससे भी काफी बार सवाल पूछा जाता है। अशोक मेहता समिति ने रिकमेंड किया कि पंचायती राज जो है वो 2 स्तरीय होना चाहिए। ध्यान रखिए, बलवंत राय मेहता साहब ने क्या कहा था कि 3 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए, ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद। और दूसरी बात जो मैं कर रहा हूं दोस्तों अशोक मेहता समिति की, तो अशोक मेहता समिति ने क्या कहा कि पंचायतें जो हैं वो 2 स्तरीय होनी चाहिए, यानी कि द्विस्तरीय। कितनी? द्विस्तरीय पंचायत दोस्तों होनी चाहिए। और पहले स्तर पर होंगी मंडल पंचायत। कौन सी दोस्तों? तो मंडल पंचायत होंगी। मंडल पंचायत होगी जिसमें आप लोगों के 15 से 20 गांव आने वाले हैं। और इसके ऊपर जाएंगे तो कौन सी होगी दोस्तों? तो इसके ऊपर जाएंगे तो जिला परिषद होने वाली है। कौन सी? जिला परिषद होने वाली है। तो अभी हाल में पीछे बीपीएससी ने सवाल पूछा था कि मंडल पंचायत इनमें से किसने रिकमेंड किया था, किस समिति ने रिकमेंड किया था? तो आंसर था उसका आपका अशोक मेहता समिति। तो इन सब पॉइंट्स को बहुत तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि आज के इस सेशन का उद्देश्य यही है कि एक समितियां कब आई ये भी जरूरी है, और इसके अलावा उनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, उनकी अनुशंसाएं या फिर उनकी सिफारिशें क्या हैं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पेपर आपसे लगातार पूछता रहता है। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा? द्विस्तरीय पंचायत की बात करी अशोक मेहता साहब ने। एक मंडल पंचायत की बात करी, इसमें 15 से 20 गांव होंगे, उसके ऊपर जाएंगे तो जिला परिषद की दोस्तों बात करी। और इस प्रकार से पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यही वो समिति है अशोक मेहता समिति जिसने बात करी न्याय पंचायत की, कि न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। किसका दोस्तों? न्याय पंचायत, न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा अशोक मेहता समिति ने यह भी रिकमेंड किया कि दलगत राजनीति को शामिल किया जाना चाहिए, मतलब पंचायतों में दलों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह भी रिकमेंडेशन थी अशोक मेहता साहब की। तो दोस्तों ये कुछ मोटी मोटी रिकमेंडेशंस। इसके अलावा सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्य जैसे चल रहा है उसका मूल्यांकन करने के लिए, उसका इवोल्यूशन करने के लिए जरूरी है कि सामाजिक अंकेक्षण को शामिल किया जाए, सोशल ऑडिट को शामिल किया जाए। ये भी इनकी रिकमेंडेशंस में था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि 2 स्तरीय पंचायत की बात करी है, मंडल पंचायत और जिला परिषद की बात करी है। अगर हम बात करें ग्राम न्यायालय की, या इसको कहेंगे आप लोग न्याय पंचायत की बात करी है दोस्तों। दलगत राजनीति को शामिल करने की बात करी है। अगर हम बात करें तो इन्होंने 4 वर्ष की बात करी थी कि 4 सालों के लिए पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। तो यहां पर अगर आप डालना चाहें तो एक और पॉइंट डाल सकते हैं, कभी पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश थी ये कि पंचायतों का गठन 4 वर्ष के लिए होना चाहिए, तो वो कौन सी थी? तो वो अशोक मेहता समिति थी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की समितियां, सामाजिक अंकेक्षण की बात भी इन्होंने करी है, जो आजकल आप लोग गुड गवर्नेंस में देखते हैं, अच्छे शासन में आप देखते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण को यानी कि सोशल ऑडिट को हम साथ लेकर चलते हैं। इसकी बात भी अशोक मेहता समिति ने करी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस की गई थी अशोक मेहता समिति की ओर से। इसके बाद दोस्तों 1982 में आता है सीएच हनुमंथा राव। कौन सा? सीएच हनुमंथा राव कार्यदल। ये दोस्तों आपका 1982 से 1984 तक चलता है। 1982 में आया ये सीएच हनुमंथा राव कार्यदल यानी कि वर्क ग्रुप। इसने भी अपनी ओर से रिकमेंडेशंस दी। इसने कहा कि भाई जिला स्तर जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50 सदस्यीय योजना तंत्र होना चाहिए। 50 सदस्यों से मिलकर एक योजना तंत्र मिलना चाहिए, एक योजना तंत्र बनना चाहिए, जिसके अंदर आपके जिला परिषद के सदस्य हों, जिसके अंदर आप लोगों के पंचायत समिति के सदस्य हों, जिसके अंदर नगर पालिकाओं के रिप्रेजेंटेटिव हों, सांसद हों, विधायक हों, इसके अलावा आपके श्रमिक हों, उद्योगपति हों, इसके अलावा आपके जो बैंक के जो प्रतिनिधि हैं यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए। और इसकी अध्यक्षता सौंपी जाए किसको? इसकी अध्यक्षता, इस योजना तंत्र की अध्यक्षता सौंपी जाए जिला स्तर पर एक आईएएस को, यानी कि एक जिला अधिकारी को। एक जिला अधिकारी जो होते हैं, जो आईएएस होते हैं अमूमन, उनको इसकी अध्यक्षता सौंपी जानी चाहिए। तो इस प्रकार के रिकमेंडेशंस सीएच हनुमंथा राव कार्यदल के द्वारा दी गई थी, जो 1982 में आया था। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन सब चीजों को अपनी कॉपी पर लिखते हुए चल रहे होंगे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिए, जितने सीरियस आप होंगे उतना ही सीरियस आपका रिजल्ट होगा, उतनी ही सफलता आपको जल्दी मिलेगी। तो केवल ऐसे लेक्चर्स जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, इनके लिए अपनी कॉपी किताब हमेशा साथ रखें, लिखते चलें, क्योंकि अल्टीमेटली केवल मेरे कहने से काम नहीं चलेगा। ये सब सवाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अशोक मेहता से द्वि पंचायत की बात पहले पूछी गई है कि कौन सी वो समिति है जिसने द्विस्तरीय पंचायत की बात करी थी, तो अशोक मेहता समिति। न्याय पंचायत की बात करी थी तो अशोक मेहता समिति। तो इस प्रकार से कई प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, और यही कारण था इस टॉपिक को आज लाने का, क्योंकि अब अल्टीमेटली आपके पास बहुत समय नहीं है। अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो 30 सितंबर को आपका प्रीलिम्स है भी सामने। तो दोस्तों यहाँ पर
CS हनुमंत राव ने अपनी सिफारिशें दे दी। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो GV राव साहब, ये 1985 में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन किया गया था दोस्तों कब, तो इसका गठन किया गया था 1985 में। यदि हम बात करें दोस्तों GV राव समिति के, जो GV राव समिति वो समिति है जिसने 4 स्तरीय पंचायत की बात करी थी। कितने स्तरीय? 4 स्तरीय पंचायत की बात करी थी कि 4 स्तर की पंचायत होनी चाहिए। अशोक मेहता ने 2 स्तर की बात करी, GV राव ने दोस्तों 4 स्तरीय पंचायत की बात करी। इन्होंने कहा, GV राव अगर समिति की हम बात करें दोस्तों, GV राव समिति की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि भैया 4 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए। पहला क्या है, तो वो ही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात है, ऊपर ब्लॉक स्तर पर आपकी जो पंचायत समिति है उसकी बात है, ब्लॉक स्तर पर होगी बात। इसके बाद दोस्तों तीसरा वही जिला परिषद है। तीसरा क्या है दोस्तों, तो तीसरा वही जिला परिषद है। और चौथा इन्होंने क्या कहा, चौथा इन्होंने कहा राज्य विकास परिषद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राज्य विकास परिषद होना चाहिए दोस्तों। और इसका जो हेड होगा वो होगा चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। राज्य विकास परिषद का मुखिया होना चाहिए मुख्यमंत्री, और इसमें जो अन्य सदस्य होंगे वे सभी मंत्री होंगे। और साथ में दोस्तों कौन होंगे? साथ में उस जिले के जो भी जिलाधीश हैं या जो भी जिलाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होने चाहिए। तो अगर हम बात करें GV राव की, तो GV राव साहब ने जो सिफारिशें सौंपी दोस्तों, इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि 4 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए। एम आई क्लियर? तो ये इनकी बात थी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अपना कमिश्नर की नियुक्ति होनी चाहिए, यानी कि जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की सिफारिशें जो थी वो GV राव समिति के द्वारा दी गई। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो अगली समिति कौन सी है, तो अगली समिति हमारी LM सिंघवी समिति दोस्तों, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अगर हम बात करें लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की या फिर LM सिंघवी समिति की दोस्तों, ये आई थी आपकी 1986 में, ये आपकी 1986 में थी दोस्तों। और 1986 में ये समिति आई थी। इसने भी अपनी रिकमेंडेशंस दी, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसने कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने भी आपके ग्राम न्यायालय की बात करी, न्याय पंचायतों की बात करी। इसने इस बात की भी चर्चा करी थी, सिफारिशें करी थी इस समिति ने कि अगर ट्राइब्यूनल का गठन किया जाना चाहिए, मतलब अधिकरण का गठन किया जाना चाहिए, यदि पंचायतों के लेवल पर कोई विवाद होते हैं, अगर ग्राम पंचायत में कोई विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उन डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन करने के लिए, उन विवादों का समाधान करने के लिए ट्राइब्यूनल्स का गठन किया जाए, यानी कि पंचायत राज अधिकरणों का गठन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की सिफारिशें LM सिंघवी समिति की ओर से दी गई। इसके बाद दोस्तों PK थुमगन समिति आती है। कौन सी दोस्तों? तो ये थी PK थुमगन समिति। और दोस्तों इस समिति का गठन होता है 1988 में। दोस्तों 1988 में इस समिति का गठन होता है। और यह समिति कुछ इस प्रकार की सिफारिशें करती हैं कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, 5 साल का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। और दोस्तों अगर बात करें PK थुमगन समिति की, तो इन्होंने कहा कि जो जिलाधीश होंगे, जो कलेक्टर होंगे या जो आपके जिलाधीश होंगे, उन्हें CEO, जिले का CEO नियुक्त किया जाना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की सिफारिशें PK थुमगन समिति द्वारा दी गई दोस्तों। और इन सिफारिशों को जो सामूहिक रूप से सरकार के द्वारा मान लिया गया, उस समय अगर हम बात करें 89 की, तो उस समय सरकार थी राजीव गांधी की, यानी कि कांग्रेस की। और इन सब समितियों को मानने के बाद दोस्तों एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसको रूप दिया गया, किसका? उसको रूप दिया गया 64वें 64th संविधान संशोधन के 64th संविधान संशोधन विधेयक के रूप में दोस्तों। 64th संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसको पेश किया गया। 64वां संविधान संशोधन, यानी कि 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पंचायती राज को लेकर जो पहला बिल आया था, जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं, एक तो है 73वां संविधान संशोधन 1992 1992। दोस्तों उसके पहले भी एक बिल आया था और वो बिल ये था, कौन सा? 64 संविधान संशोधन 1989। अगर आप इसका ईयर डालना चाहते हैं तो ये 1989 में आया था दोस्तों। इस बिल को राजीव गांधी की सरकार ने लोकसभा से तो पास करवा लिया, लेकिन राज्यसभा से इसको अपेक्षित बहुमत नहीं मिला, जिसके चलते ये लैप्स हो गया, ये खत्म हो गया, क्योंकि आगे चल के सरकार ही खत्म हो गई राजीव गांधी की, कांग्रेस की दोस्तों। तो पहली बार जो बिल आया था, अगर हम बात करें पंचायती राज के लिए, तो वो 64 संविधान संशोधन विधेयक था, ना कि 73वां। ये सवाल 2020 बीपीएससी में पूछा गया है। 2020 में बीपीएससी का पेपर था, उसमें इस सवाल को पूछा गया था। तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक, ये आपको ध्यान रखना है।
लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। मैंने आपसे कहा लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में इसे अपेक्षित बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके चलते ये फिर आगे चलकर लैप्स हो गया। आगे सरकार आती है राष्ट्रीय मोर्चा की, राष्ट्रीय दल की सरकार आती है दोस्तों, वो भी इसे पारित नहीं करवा पाई। खैर वो तो बहुत कम समय के लिए आई ही थी, वो भी गिरती है, वो भी उसका भी पतन हो जाता है। और बाद में आती है फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने क्या किया, इस मुद्दे को, जो पंचायत राज को लेकर जो मुद्दा था दोस्तों, इसको भेज दिया किसके पास, इसको भेज दिया। अब तक जो बिल था वो तैयार हो चुका था 73वां, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है, मैंने अभी आपसे कहा ये तो लैप्स हो चुका है सरकार के। भाई अगर हम बात करें लोकसभा के गिरने के साथ ही बिल जो है वो खत्म हो जाते हैं, पता ही होगा आप लोगों को दोस्तों, है ना, कि अगर लोकसभा में कोई बिल पेंडिंग है और अगर लोकसभा का विघटन हो गया है तो वो बिल जो है वो लैप्स हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब अच्छा, इसमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं, हालांकि हम उसको किसी अन्य क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से विधेयक हैं जो लोकसभा के विघटन के साथ में खत्म हो जाते हैं या लैप्स हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। अब दोस्तों जो बिल लाया गया वो कौन सा था, अब जो बिल लाया गया वो था 73वां संविधान संशोधन। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों अब ये बिल लाया गया। देखिए, तो पहली बार जो बिल आया था पंचायती राज के लिए वो 64वां संविधान संशोधन विधेयक था, लेकिन चूंकि वो पारित ही नहीं हो पाया, वो लैप्स हो गया, वो खत्म हो गया, तो आगे चलकर इसके लिए लाया गया 73वां संविधान संशोधन विधेयक दोस्तों 1992 में। और अब चूंकि अब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आ चुकी है और वही चीज लगातार देख रहे थे कि काफी वर्षों से ये जो मामला है ये बहुत पेंडिंग है, ये पास नहीं हो पा रहा है और इसमें सभी दलों की सहमति की जरूरत बनती है, तभी ये पास हो पाएगा दोस्तों। और इसी कारण से इस बिल को भेजा गया किसके पास, इस बिल को भेजा गया संसद की ज्वाइंट कमेटी के पास दोस्तों। कहां भेजा गया, तो इसको भेजा गया संसद की ज्वाइंट कमेटी, यानी कि संसद की संयुक्त समिति के पास दोस्तों, संसद की संयुक्त समिति। और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए नाथूलाल मिर्धा साहब। कौन बनाए गए, नाथूलाल मिर्धा को बनाया गया इस समिति का अध्यक्ष। यहां पर कहा गया कि भैया जिस दल को जो समस्या है वो यहीं पर अपना समाधान कर लो, जो चीजें चाहिए आप वो इसमें उसको इंप्लीमेंट कीजिए, जो चीजें नहीं चाहिए उस पर विचार विमर्श कीजिए और एक अच्छा प्रावधान देश के लिए कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो बिल है ये कुछ और नहीं, ये देश को आगे लेके जाएगा, ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण का बिल है, ये सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाने का बिल है। तो सभी इसमें सहयोग कीजिए। आम व्यक्ति को मजबूत बनाने का बिल है, आम व्यक्ति तक शासन की पहुंच को सुनिश्चित करने का बिल है, तो आप सभी इसमें हमारा योगदान दीजिए। और अंततः सभी दलों में जो है इसमें सहमति बनती है और ये जो विधेयक था दोस्तों ये फिर संसद में प्रस्तुत होता है और अब तो पास होना ही है, क्योंकि सभी दलों ने सहमति दे ही दी है। तो ये बिल अब लोकसभा राज्यसभा से पास होता है दोस्तों। और 20 अप्रैल 1993 पे इसको राष्ट्रपति भी अपनी सहमति दे देते हैं, क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि कोई बिल कानून कब बनता है या एक्ट कब बनता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात। ये सवाल भी आपका बीपीएससी में पूछा गया है कि कोई बिल या कोई विधेयक, कानून या अधिनियम कब बनता है, तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात कोई बिल एक्ट बनता है। ठीक है, तो इस बिल को 73वें संविधान संशोधन विधेयक को 20 अप्रैल 1993 यानी कि 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है और आगे चलकर दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू भी कर दिया जाता है। कब लागू किया जाता है, 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू भी कर दिया जाता है। और यही कारण है दोस्तों कि हम हर साल 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, हम हर साल 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस दोस्तों। कौन सा दिवस है ये, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस। एम आई क्लियर? तो यही कारण है कि हम हर साल 24 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल पंचायत डे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को जो रिकमेंडेशंस दी हैं विभिन्न समितियों द्वारा, और वे समितियां किस क्रम में आ रही हैं, अगर हम बात करें, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति 1957 में 3 स्तरीय पंचायत के गठन की बात करी। इसके बाद सादिक अली समिति, जो पंचायत एकदम से उठी हैं, जिसने 90% एरिया को कवर किया देश के ग्रामीण, वो एकदम से गिर क्यों रही हैं, उसमें गिरावट क्यों आ रही है, तो इसकी जांच करने के लिए सादिक अली समिति 1964 में, जिसने सिफारिशें करी कि भाई सरकार, जनता की इसमें सहभागिता ही नहीं है, भागीदारी ही नहीं है, कारण है गरीबी, जाति व्यवस्था और जानकारी का अभाव। इसके बाद दोस्तों आगे आने वाली समिति है 1977 में आपकी अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति ने स्तरीय पंचायत के गठन की बात करी, मंडल पंचायत 15-20 गांव होंगे और आगे चलकर जिला परिषद है। और साथ में दोस्तों इसने न्याय पंचायत के गठन की बात करी, दलगत राजनीति की बात करी पंचायत में शामिल करने की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पंचायतों के कार्य हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए इसने बात करी सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिट की, जो आप लोग आज भी गवर्नेंस में पढ़ते हैं, शासन में पढ़ते हैं। इसके अलावा आता है दोस्तों आप लोगों का
CH हनुमंतराव कार्यदल, CH हनुमंतराव कार्यदल जो था इसने रिकमेंड किया, इसने सिफारिश करी कि 50 सदस्य योजना तंत्र बनाया जाए, जिसमें आप लोगों के जिला परिषद के सदस्य हों, जिसमें आप लोगों के पंचायत समिति के सदस्य हों, नगर पालिका के रिप्रेजेंटेटिव हों, सांसद हों, विधायक हों, आपके श्रमिक हों, उद्योगपति हों, और जो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव है उनको इसमें शामिल किया जाए, और जिलाधीश जो होंगे उसको इसकी अध्यक्षता सौंपी जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें GV राव समिति की, तो GV राव समिति ने 4 सदस्यीय पंचायत की बात करी है ना। 3 तो वही है ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति, और आप लोगों की जो तीसरी वाली है जिला परिषद, और चौथा है राज्य विकास परिषद, जिसके मुखिया कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री, बाकी इसमें अन्य मंत्री शामिल होंगे और जिलाधीश शामिल होंगे। तो इस प्रकार की सिफारिश इन्होंने करी। इसके बाद अगर बात करें लक्ष्मण सिंघवी समिति की, उसके बाद आपका 1988 में आया PK थुंगन समिति, और PK थुंगन समिति के बाद सरकार ने उसकी सिफारिशों को मान लिया। लेकिन दोस्तों वो बिल कौन सा था, वो बिल था 64 संविधान संशोधन 1989 का। वो बिल लोकसभा से पास हुआ लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया, वो बिल लैप्स हो गया। आगे चलकर लाया गया 73वां संविधान संशोधन विधेयक, और वो आगे चलकर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा सहमति पाता है, और आगे चलकर 24 अप्रैल 1993 से उसको लागू किया जाता है। और यही कारण है कि देश में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस, यानी कि नेशनल पंचायत डे। मुझे दोस्तों उम्मीद है कि पूरे लेक्चर को मैंने 2-3 मिनट में एक कंक्लूड किया है। भरोसा है कि आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, सही तरीके से सही समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। यदि कोई डाउट हो, यदि कोई समस्या हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। यहां पर दोस्तों जाते जाते मैं एक समिति का जिक्र और करके जाना चाहूंगा, क्योंकि ये समितियां तो उसके आने के पहले की समितियां हैं जो हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1993 उसके पहले की बातें हैं। लेकिन दोस्तों एक समिति जो बाद में बनी थी, जो आई थी दोस्तों आपकी 1994 में, जिसका गठन हुआ था, और उस समिति का दोस्तों नाम है दलीप सिंह भूरिया समिति। दोस्तों क्या थी, दलीप सिंह भूरिया समिति है। दलीप सिंह भूरिया सांसद थे, भूरिया साहब। एक समिति का गठन किया गया भूरिया समिति का, भूरिया कमेटी 1994 में गठन किया गया। इसने अपनी सिफारिशें सौंपी थी 1995 में, और सरकार ने इसे इंप्लीमेंट किया 1996 में पेशा बनाकर। दोस्तों क्या बनाकर, पेशा। अब ये पेशा क्या है दोस्तों, तो इसको समझ लीजिए फटाफट से, ताकि एक समिति जो महत्वपूर्ण है ये बच ना जाए कहीं पर, क्योंकि अल्टीमेटली ये वो समिति है जो प्रावधान लागू होने के पश्चात 1994 में बनाई गई थी। और क्यों बनाई गई थी दोस्तों, तो दोस्तों हमारे संविधान का जो आर्टिकल 243M है, मैंने अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि मैं आप लोगों को सभी आर्टिकल्स फिर से पढ़ाऊंगा एक बार अच्छी तरीके से, क्योंकि आज का जो उद्देश्य है वो केवल समितियां पढ़ाना है। आर्टिकल्स को मैं फिर से लेकर आऊंगा, सारे आर्टिकल्स को हम बहुत गहन तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आपका सवाल गलत ना हो जाए दोस्तों। तो उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243M। कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 243M है, जो प्रावधान करता है कि भैया ये जो पंचायती राज का जो भाग होगा या जो प्रावधान होने वाले हैं, ये किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। तो इसमें आप लोगों को दिया हुआ है शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। अब जब मैं आपसे कह रहा हूं अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एरिया, जो आप देखते हैं अनुसूची नंबर 5 में, और जब मैं आपसे कह रहा हूं ट्राइबल एरियाज यानी कि जनजाति क्षेत्र, जिसका जिक्र किया गया है अनुसूची नंबर 6 में, दोस्तों इन पर ये लागू नहीं होंगे। लेकिन आगे चलकर सरकार ने क्या किया, सरकार ने भूरिया समिति का गठन किया, ये देखने के लिए कि क्या इन क्षेत्रों पर भी पंचायती राज के प्रावधान को लागू किया जा सकता है। तो भूरिया साहब ने दोस्तों इस वाले प्रावधान, ये जो हैं इन वाले क्षेत्रों के लिए, तो ये रिकमेंड किया कि आप इन पर लागू कर सकते हैं, लेकिन इन पर लागू अभी नहीं करना है। तो इन पर लागू करने के लिए जो पंचायती राज के प्रोविजंस हैं, उसको लागू करने के लिए लाया गया क्या, पेशा एक्ट। दोस्तों तो ये पेशा एक्ट क्या था, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। फिर से देख लीजिए, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, या फिर पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, यही है पेशा एक्ट। इसका मतलब यह है कि अब जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उन पर भी पंचायती राज के प्रावधान लागू होते हैं। और किस समिति ने ऐसा रिकमेंड किया था, तो भूरिया समिति ने। तो इस समिति को भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये पूरी समितियां हमने कवर करने का प्रयास किया आज के इस टॉपिक में। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों इसके अलावा यदि कोई डाउट है तो प्लीज बताएं, और आपका फीडबैक कैसा है, फीडबैक जरूर दिया करें। ये हमारे मोटिवेशन का एक जरिया है, एक तरीका है। यदि आप फीडबैक देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ऑब्वियसली बात है, ऊर्जा मिलती ही है। और बहुत जल्दी आपसे लाइव इंटरेक्शन होने का मौका मिलने वाला है। आपकी जो मैराथन्स हैं होने वाली हैं 15 सितंबर से आगे चलकर आप लोगों की लगातार मैराथन चलेंगी आपके 69 BPSC प्रीलिम्स के लिए। तो बहुत एक तरीके से मतलब वो कहते हैं ना, जोश से तैयार रहिएगा आप लोग दोस्तों, और आगे आप लोगों को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। अब दोस्तों एक सवाल लेते जाइए, मतलब हर बार आप सवाल लेकर जाते हैं, आप उत्तर देते हैं तो अच्छा लगता है मुझे भी। एक सवाल दोस्तों मैं आपको देता हूं, और सवाल ये है दोस्तों,
सवाल है आप लोग, अच्छा इनसे सवाल संबंधित सवाल ना जो जैसे होते हैं कि भाई समिति कौन से साल में आई थी या क्रम में लगाइए, इस प्रकार के सवाल आते हैं, या किस समिति ने क्या सिफारिश करी थी, इस प्रकार के सवाल आते हैं। आप देखते भी हैं, मैं करवाऊंगा अभी आप लोगों को मैराथन जब होंगी आप लोगों की तब करवाऊंगा भी। लेकिन एक सवाल मैं आपको देकर जाता हूं, और सवाल दोस्तों ये है, इनमें से कौन सी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी समिति, एक सवाल लिखिए आप लोग और इसका उत्तर डालिएगा, क्योंकि आप उत्तर लिखते हैं तब मुझे भरोसा होता है कि आपने पूरा लेक्चर देखा है, और तभी अगला कंटेंट बनाने का बहुत अंदर से जोश होता है मेरे अंदर। दोस्तों ये बताइए, इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? विच कमिटी इज नॉट रिलेटेड विद द पंचायती राज? एंड द ऑप्शंस आर ए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों का भूरिया समिति, भूरिया समिति, भूरिया कमेटी। दूसरा है दोस्तों आप लोगों का सरकारिया आयोग, कौन सा है? तो सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन। तीसरा है दोस्तों आप लोगों का पुंछी आयोग, तीसरा है दोस्तों आप लोगों का पुंछी आयोग है, पुंछी कमीशन है। और चौथा है दोस्तों आप लोगों का डी ऑप्शन है आप लोगों का बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। अब इसका उत्तर आप मुझे दीजिए, मैं आपको ऑप्शन देके नहीं जा रहा हूं, इसमें हो सकता है चारों ही ऑप्शन सही हो, इसमें हो सकता है चारों ही ऑप्शन गलत हो, इसमें हो सकता है दो सही हो दो गलत हो, ये आप पर है। थोड़ा सा टाइप करने में हाथ चलाइएगा, मतलब केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल दो चार, कुछ भी हो सकता है आंसर। तो प्लीज आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सवाल फिर से सुन लीजिए, इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? और ऑप्शंस क्या क्या हैं? भूरिया समिति है, इसके अलावा सरकारिया आयोग है, पुंछी आयोग है, और अगर बात करें दोस्तों पुंछी आयोग है, और अगर बात करें बलवंत राय मेहता समिति है। तो कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? विच कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू द पंचायती राज? क्लियर है? मुझे दोस्तों पूरा भरोसा है कि आपको सेशन समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट सेशन के तैयार रहें, जल्दी ही मैं लेकर आऊंगा पंचायती राज के सभी आर्टिकल्स एक साथ, और जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको मैं कवर करवाऊंगा। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।